Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will continue the same chapter solutions of grade 12. आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें फॉर्मूले अच्छी तरीके से कर लेने चाहिए। तो मैंने यहाँ फॉर्मूलों की लिस्ट बनाई है इस चैप्टर की, तो एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला टॉपिक के अंदर आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो है कंसंट्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें आता है परसेंटेज। परसेंटेज जब लेते हैं स्टूडेंट्स तो हम ऊपर सॉल्यूट लिखते हैं और नीचे सॉल्यूशन के बारे में वेट लेते हैं या वॉल्यूम, जो भी हमें उसकी अमाउंट लेनी होती है। तो ऊपर हम सॉल्यूट की अमाउंट लेते हैं और नीचे हम सॉल्यूशन की अमाउंट लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हम दो तरह के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। एक तब जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है और दूसरा तब जब लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व है। तो दो तरह के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। परसेंटेज को स्टूडेंट्स हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। हमारा सॉल्यूशन चाहे सॉलिड इन लिक्विड हो चाहे लिक्विड इन लिक्विड हो, परसेंटेज बाय मास दोनों में सेम रहता है और इसको हम W/W से डिनोट करते हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। जब हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो दोनों के लिए अलग केस होता है। अगर हम सॉलिड इन लिक्विड लेते हैं तब तो इसको हम W/V में डिनोट करते हैं, यानी कि हम सॉल्यूट का तो मास लेंगे और सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे 100 मिलीलीटर। लेकिन जब हम स्टूडेंट सॉल्यूशन लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड टाइप का तो हम इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ आप करेक्शन करना स्टूडेंट्स, इसको V/V करना। यहाँ हम सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई परसेंटेज की। स्टूडेंट्स, परसेंटेज आपको क्वेश्चन में कई बार हमें सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट की अमाउंट नहीं दी जाती और हमें परसेंटेज दिया जाता है, तो इनडायरेक्टली वो हमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की अमाउंट देते हैं, तो वो हमें समझ में आनी चाहिए। सपोज करो हम ये कहते हैं कि भी 30% जो है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 30 ग्राम है वो तो सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है? NaOH है। ठीक है, और 100 ग्राम इसमें क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो गया स्टूडेंट? 70 ग्राम। ये मैंने आपको बताया है वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए। अगर हम वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो वहाँ हमें एक चीज़ का और पता होना चाहिए और वो है डेंसिटी। तो आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स, तब आपको और भी बात ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है स्टूडेंट्स आपका, वो आता है इसके अंदर आपका, वो है कि मोलैरिटी। तीन जो है स्टूडेंट्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर, वो आते हैं हमारे, एक तो मोलैरिटी, एक मोलैलिटी और एक नॉर्मेलिटी। ठीक है, तीनों में थोड़ा ही डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स। देखो, मोलैरिटी की बात करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इंटू 1000/V। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सॉल्यूट का है स्टूडेंट्स और जो A है वो गिवन मास है सॉल्यूट का, यानी कि हम सॉल्यूट के गिवन मास की और मोलर मास की बात कर रहे हैं, यानी कैपिटल स्मॉल m बाय कैपिटल M दैट इज इक्वल टू n, यानी कि मोल्स। यानी ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स हमें बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, V का मतलब स्टूडेंट्स होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और B का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी की जब बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे लेंगे इक्विवेलेंट मास। अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है हमारा मोलैरिटी की तरह ही है। यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और यहाँ पर भी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, यहाँ हम सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि ABV और मॉलिक्यूलर वेट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि अगर हमें एलिमेंट का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, किसी आयन का या किसी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ऊपर तो स्टूडेंट्स जो है हम मॉलिक्यूलर वेट ही लेंगे
एसिड है तो एसिड का ले लेंगे, बेस है तो बेस का ले लेंगे, सॉल्ट है तो सॉल्ट का ले लेंगे, आयन है तो आयन का ले लेंगे, जो भी है। एंड डिवाइडेड बाय, वो डिपेंड करता है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, आयन है, एलिमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, ये 3-4 रिलेशनशिप हैं, ये चारों भी इम्पॉर्टेंट है आपकी। एक तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। अगर नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड हमें निकालनी हो और हमें मोलारिटी पहले से पता है तो हम उसको बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें बेस की मोलारिटी पता है तो हम उसको एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नॉर्मेलिटी ऑफ बेस पता लग जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हमें नॉर्मेलिटी किसी सॉल्ट की निकालनी है तो हम उसकी मोलारिटी को उसकी वैलेंसी ऑफ कैटायन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, और वो है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को स्टूडेंट्स डिवाइड कर देते हैं, मोलारिटी के और नॉर्मेलिटी के, ये रहा हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला और ये हो गया नॉर्मेलिटी का, दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो ये 1000 बाई वी, 1000 बाई वी से वी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा और हमारा फॉर्मूला यही आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन की। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं स्टूडेंट्स हेनरी लॉ से रिलेटेड। स्टूडेंट्स यहाँ हमें टोटल 3 न्यूमेरिकल्स करने, 3 फार्मूलाज करने हैं। m इज इक्वल टू के पी, एक्स इज इक्वल टू के डैश पी ए एंड पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जितने भी टाइप के के आपको दिए हुए हैं ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं। पी का मतलब यहाँ पर प्रेशर से है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करी गई है स्टूडेंट, इसके अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर जो ये P है ये तो प्रेशर को, सॉरी ये जो है P ये प्रेशर को डिनोट करेगा गैस के, और जो ये XA और M है स्टूडेंट्स ये उसकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी की जो टर्म है उसको हम कंसंट्रेशन टर्म से ही एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ कंसंट्रेशन हमने ली है मास, यहाँ स्मॉल m का मतलब मोलारिटी नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लेंगे XA का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये XA का मतलब भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मास, यहाँ मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर भी ये मोल फ्रैक्शन किसको एक्सप्रेस कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल में मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें यही नहीं पता लगता कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, ये बात हमें पता लगेगी कि के डैश और के एच जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसकी यूनिट क्या है। अगर तो उसकी यूनिट बार इनवर्स या एटमॉस्फेयर इनवर्स है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर मैं के डैश को बाहर लाती हूँ तो XA अपॉन PA आया, XA की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो प्रेशर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी जो प्रेशर की यूनिट होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स थर्ड लेते हैं इसके अंदर कि अगर हमें के की यूनिट, के एच की यूनिट जो है वो बार देते हैं तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप देखिए इसमें के एच इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए अपॉन एक्स ए, यानी के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, पी ए, यानी कि जो प्रेशर की यूनिट होगी वही यूनिट किसकी हो जाएगी, के एच की यूनिट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी हेनरी लॉ के से रिलेटेड फॉर्मूले। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ के लिए। राउल्ट्स लॉ स्टूडेंट्स दो तरह के सॉल्यूट के लिए किया था हमने, एक वॉलेटाइल के लिए किया था और एक नॉन वॉलेटाइल के लिए किया था। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं वॉलेटाइल के लिए। ये फॉर्मूला काम आएगा आपका, एक तो स्टूडेंट्स पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, एंड YA इज इक्वल टू PA अपॉन PA प्लस PB, YB इज इक्वल टू PB अपॉन PA प्लस PB, YA प्लस YB इज इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि P0A और P0B तो जो हैं वो प्योर लिक्विड्स के क्या आ जाएंगे, वेपर प्रेशर आ जाएंगे,
एक्स ए जो है वो ए कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया, एक्स बी जो है वो बी कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो पी ए और पी बी हैं स्टूडेंट्स, ये जब हमने ए प्लस बी यानी कि दोनों लिक्विड्स को मिला दिया, उस समय में जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा ए का, उसको तो हमने डिनोट करा है पी ए से, और बी के पार्शियल प्रेशर को हमने किससे डिनोट करा है, पी बी से, ठीक है। और यदि हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं तो हमें पी मिलता है जो कि है टोटल वेपर प्रेशर के, ठीक स्टूडेंट्स। अब जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है। ये फॉर्मूला हमें एज सच याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कई न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकलते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में हमें क्या गिवन है, टोटल वेपर प्रेशर गिवन है, और वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट एंड एक्स बी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें से कोई भी एक वैल्यू अननोन होगी और बाकी हमें निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। अगर हम एक्स बी निकाल लेंगे तो हम एक्स ए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर हम एक्स बी इससे निकाल देते हैं तो हम एक्स ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो निकलता है इसमें से क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके, और वो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स वाई ए एंड वाई बी। बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स हमें एक्स ए और वाई ए में एंड एक्स बी और वाई बी में, क्योंकि दोनों का मतलब ही मोल फ्रैक्शन है। लेकिन स्टूडेंट्स दोनों के मोल फ्रैक्शन में डिफरेंस है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था पहले जब हमने थ्योरी की वीडियो करी थी, एक्स ए, एक्स बी, वाई ए एंड वाई बी। एक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। और जो वाई ए है उसका मतलब होता है पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, और इसी तरीके से वाई बी का मतलब होगा पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। ये वेपर स्टेट्स के लिए है, और ये वाला जो फॉर्मूला है एक्स ए और एक्स बी वो लिक्विड स्टेट के लिए है। जिस तरह से स्टूडेंट्स एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, इन द सेम वे वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि इन सब का हमने क्या क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स। हमें स्टेटमेंट पढ़कर हमें सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं, कौन सी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और उस बेस पर हमें ये पता करना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। क्योंकि आप देखो स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ में हमें बहुत सारे फॉर्मूले मिल गए हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स अगले टाइप पर, और वो है स्टूडेंट्स की रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल। अब हमने अपना सॉल्यूट कैसा ले लिया है, नॉन वॉलेटाइल। इसी को ही स्टूडेंट्स हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी मान सकते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था 4 टाइप्स की होती हैं। उसमें जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो हमने पहली पढ़ी थी वो थी रिलेटिव लोअरिंग। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ ही है नॉन वॉलेटाइल के लिए, यानी कि इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ये राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है, और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हो सकता है। तो आप इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी मान सकते हो, और आप इसको राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल भी मान सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान रही हूँ तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स किसके इक्विवेलेंट होगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसी का मतलब समझना है हमें स्टूडेंट्स। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और x2 का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। इफ़ वी टेक सॉल्यूशन एज अ डाइल्यूट, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हम n2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n2 अपॉन n1। और यदि हम n2 बाई n1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पे सबका मतलब पता है। पी नॉट का क्या मतलब होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस का क्या मतलब होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। M1 का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमें इन सब की वैल्यूज़ इसमें से स्टूडेंट्स
कुछ वैल्यूज़ हमें क्वेश्चंस में दी हुई होंगी और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला आता है स्टूडेंट्स, अगली नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है और वो आती है हमारी स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? पाई से डिनोट करेंगे। और यहाँ हमारे जो फॉर्मूले काम आएंगे वो फॉर्मूले हैं हमारे पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, और ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ये सभी फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। इट डिपेंड्स कि हम जो है हमें कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें कौन सी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मैंने आपको सब बता दिया इन सब का क्या क्या सेंस मतलब है। सी का मतलब कंसंट्रेशन, आर का मतलब है सॉल्यूशन कांस्टेंट, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो थी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, और ये है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आर को बोलते थे गैस कांस्टेंट और यहाँ आर को हम बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट, और उस इक्वेशन को हम बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे वॉन हॉफ इक्वेशन। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, और एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट्स ना अगर हमें जब ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल करने होते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली जो बातें होती हैं स्टूडेंट्स वो ये हैं। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पी वी आर, आप पी वी आर को याद रखें स्टूडेंट्स। पी का मतलब है प्रेशर, वी का मतलब है वॉल्यूम और आर का मतलब है सॉल्यूशन कांस्टेंट। यहाँ एक कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा तो वॉल्यूम हमें लीटर में ही लेना होगा, और जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा तो आर की वैल्यू जो न्यूमरल वैल्यू है वो 0.082 होगी। अगर प्रेशर हम बार में लेते हैं, अगेन वॉल्यूम हम लीटर में लेंगे, लेकिन आर की वैल्यू में स्लाइटली चेंज आ जाएगा और वो हो जाएगा 0.083। ठीक, अगर हम प्रेशर स्टूडेंट एसआई सिस्टम में ले लेते हैं तो प्रेशर जो है वो पास्कल में बोले चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो एक ही बात है, तो वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, और जो आर की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो 8.314 हो जाएगी। ये न्यूमरल वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, इसके बिना आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, वहाँ मिस्टेक हो जाएगी आपसे, क्योंकि ये इनका कॉम्बिनेशन है कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन कांस्टेंट का। एक और जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में वो है यूनिट कन्वर्सन, क्योंकि यहाँ पे मेन, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स प्रेशर को की बहुत सारे यूनिट्स हैं, हम उसको एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बार में, टॉर में, एमएमएचजी में, पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वो हमें वैल्यू किसी और में देते हैं और कैलकुलेट हमें किसी और में करनी होती है, तो वी हैव टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.03 बार, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, and it is equal to 760 torr, or you can say 760 mmHg, यानी torr and mmHg एक ही है, मिलीमीटर इन hg। अगर हम स्टूडेंट्स पास्कल की बात करें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की तो एक ही बात है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और यू कैन से 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या क्या यूनिट याद करनी पड़ी? 1 याद करनी पड़ी, 1.03, देन 760 एंड देन 10⁵। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये बार हो गया, ये टॉर भी हो गया, और ये mmHg भी हो गया, ये पास्कल भी हो गया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर हमें न्यूमेरिकल में परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका मतलब W/V ही मानेंगे हम, इन until और unless we have provided density। अगर हमें डेंसिटी प्रोवाइड कर दी तो ठीक है, अदरवाइज उन्होंने डेंसिटी प्रोवाइड नहीं करी तो हम अपने आप, इट इज़ अंडरस्टूड कि आपको जो परसेंटेज दी गई है वो परसेंटेज किस में दी गई है? वेट बाय वॉल्यूम में दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है हमें। एक तो इस कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, एक यूनिट कन्वर्जन्स का ध्यान रखना है, और एक परसेंटेज वाली बात का ध्यान रखना है, तब हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स ठीक होंगे। अगला आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो है रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डिनोटेड बाय ΔTB। ठीक है, ΔTB इज इक्वल टू PB माइनस T0B। स्टूडेंट्स TB कौन है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0B कौन है? हमारा
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। के बी स्टूडेंट्स यहाँ हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, जिसको हम इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर m इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मास नहीं है, इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी है। ए और बी का मतलब वही है जो मोलैलिटी के फॉर्मूले में हमने किया था, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट इज, ये किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। वहाँ हमने डेल्टा टी भी किया था, यहाँ हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ करेंगे। वहाँ स्टूडेंट्स हमने करा था कि टी बी माइनस टी नॉट बी होगा, जबकि यहाँ टी नॉट एफ माइनस टी एफ होगा। ठीक है, वहाँ हमने करा था स्टूडेंट की के बी इंटू एम, यहाँ हम करेंगे के एफ इंटू एम। ठीक है, बाकी m का मतलब वहाँ भी मोलैलिटी था, यहाँ भी मोलैलिटी, तो ये हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी स्टूडेंट नॉट जब आ जाएगा तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट का, और जब TF होगा तो वो होगा सॉल्यूशन का। डेल्टा TF हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तो मैंने आपको स्टूडेंट्स केवल किसके बारे में बताया है, अभी मैंने आपको बताया है फॉर्मूलों के बारे में। अब हम इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे।